अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। ये BBC उर्दू में लिखा हुआ एक आर्टिकल है जिसमें रूसी फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान में विजिट के दौरान रशिया की पाकिस्तान को Su-35 देने की ऑफ़र सामने आई है। ये एक बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन इसमें चंद बहुत ही अहम चीज़ें लिखी हुई हैं जिस पर हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले तो ये कि 2018 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब मॉस्को के विजिट पे थे, और ऐसा लगता है कि 2018 में ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से सुखोई Su-35 खरीदने की ख्वाहिश सामने रखी गई थी। और इवन इससे पहले रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी 2016 में इसी मकसद से रूस में मौजूद थे, लेकिन उस वक्त शायद रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अपने गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर सकी थी। ऑफ कोर्स इंडिया का रीज़न उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवीली था, लेकिन अब फॉरेन मिनिस्टर खुद पाकिस्तान में आकर Su-35 पाकिस्तान को पिच कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये क्लेम किया जा रहा है कि 2018 में दर हकीकत Su-35 ने पाकिस्तान के अंदर कई मरतबा उड़ान भरी हुई है, मीनिंग कि दोनों के दरमियान नेगोशिएशंस किसी लेवल पे मौजूद थी, और मुमकिन है कि ये नेगोशिएशंस पिछले 2-3 सालों से चल रही हों। ऐसा भी मुमकिन है कि इस Su-35 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही ट्रायल्स के बाद रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की तकरीबन हर वक्त मुकम्मल की मुकम्मल फ्लीट का ऑपरेशनल हालत में मौजूद होना और Su-35 को इसमें फिट करना प्लस लॉजिस्टिक्स, इन तमाम चीज़ों पे असरअंदाज हो सकते हैं। हाउएवर Su-35 का पाकिस्तान में फ्लाई करना जो है, ये यकीनन इस बात की तरफ इशारा है कि 2018 में जो नेगोशिएशंस हुई थी उनमें किसी हद तक डेवलपमेंट ज़रूर आगे हुई थी, लेकिन पब्लिक लेवल पे इसे कभी भी मंजर यहाँ पे सामने नहीं लाया गया था। लास्टली, इस तमाम चीज़ को बैकग्राउंड में बहुत ही शदीद डिप्लोमेटिक जंग का सामना था। ये एक इंतहाई, आप कह सकते हैं, बहुत ही टेंस किस्म की डिप्लोमेटिक फाइट थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मॉस्को विजिट से 2 हफ्ते पहले गालबन उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के बेहतर ताल्लुकात की बात जो है रशिया के प्लान्स को मद्देनजर रखते हुए की, लेकिन ये चीज़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की Su-35 खरीदने की ख्वाहिश या दिलचस्पी के फ़ौरन बाद इंडियन डिप्लोमेट्स ने रशिया पे बहुत शदीद प्रेशर बढ़ा दिया था। ऑफ कोर्स उनकी अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो कमो बेश रशिया पे खड़ी हुई है। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ जो है पूरा इंडियन डेलीगेशन सिर्फ इस डील को रोकने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे के बाद रशिया में मौजूद था। और अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो हाइंडसाइट में ये एक मोर्चे से कम नहीं है कि 2016 में रशिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस पेटनास जो है वो पाकिस्तान में पहली बार ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए मौजूद थी। लेकिन अब रशिया की तरफ से ये ऑफर की जा रही है, जो कि अगेन एक मौजज़ा है कि पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात कितने करीब आ गए हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान को Su-35 लेनी चाहिए कि नहीं, और क्या Su-35 पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लीट की आइडियोलॉजी में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। इस वक्त हम सब जानते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स की जानिब से अपने LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए साउथ कोरिया का बनाया हुआ FA-50 गोल्डन ईगल और पाकिस्तान चाइना का बनाया हुआ GF-17 थंडर फाइनल एवेल्युएशन में मौजूद हैं। माजी में मैंने बताया हुआ है कि कैसे FA-50 गोल्डन ईगल एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, ट्रेनर से ट्रांजिशन करके एक फाइटर जेट में तब्दील हुआ है, ऑलमोस्ट हर एतबार में जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और GF-17 से भी बहुत से एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से GF-17 को FA-50 गोल्डन ईगल पे तरजीह दी जा सकती है या मलेशिया की जानिब से उसको प्रेफर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आई गेस सबसे अहम फैक्टर में से एक जो है वो GF-17 थंडर की अपग्रेड कैपेबिलिटी है। GF-17 के डिज़ाइन को एक ओपन एंडिंग स्ट्रक्चर के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसके अर्ली ब्लॉक्स को इसके अगले ब्लॉक्स में अपग्रेड किया जा सकता है, और इवन रिसेंट टाइम्स में भी इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इसके अर्ली ब्लॉक्स को ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया जा सकेगा। बहुत ही मिनिमल एयरफ्रेम चेंजेस जो हैं GF-17 में किए गए हैं, और इवन ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 जैसी अपग्रेड्स भी पेपर पे मौजूद हैं, जिनमें मजीद वेस्टर्न इक्विपमेंट्स का इजाफा किया जा सकता है। EJ-200 इंजन जैसी चीज़ें जो हैं इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं इसको पावर करने के लिए, और अगेन इसके ओपन एंड स्ट्रक्चर होने की वजह से और इसके मिनिमल डिज़ाइन चेंजेस होने की वजह से शायद इसके ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 मुमकिन तौर पर मलेशियन एयरफोर्स जो है वो ब्लॉक 2 की जानिब जो है ज़्यादा राग़िब है। तो ना सिर्फ वो अपग्रेडेबल होंगे बल्कि मलेशिया एक पूरी चेन का हिस्सा बन सकेगा, जो कि उनको लंबे अरसे तक सर्व कर सकेगा और इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। FA-50 गोल्डन ईगल इसके बरक्स एक ट्रेनर प्लेटफॉर्म था जिसको एक फाइटर जेट में कन्वर्ट किया गया है या अपग्रेड किया गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस FA-50 गोल्डन ईगल पे मजीद फोकस किया जाएगा।
ये चीज़ खास तौर पे अहमियत की हामिल हो जाती है, स्पेशली जब एक इम्प्रूव्ड या एक मच इम्प्रूव्ड 4.5 जनरेशन का KF-21 उनकी पोजीशन में अब मौजूद होगा। सो ये अपग्रेड जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो कि खुद मलेशियन एयरफोर्स की ज़रूरत है और उन्होंने इसके बाद का जो है बरमला इजहार भी किया है, वो है कि एक BVR कैरिंग फाइटर जेट यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने वाला फाइटर जेट। JF-17 जो है इस वक्त SD-10 BVR को कैरी करने की सलाहियत रखता है। मुस्तकबिल में PL-15 BVR मिसाइल की पावर भी जो है इस JF-17 में मौजूद होगी। ऑन दी अदर हैंड वाइल FA-50 गोल्डन ईगल भी एक वैरायटी ऑफ म्यूनिशन कैरी कर सकता है, जिनमें रॉकेट्स हैं, AIM-9 साइड बाइंडर है, जनरल पर्पस बॉम्ब्स है जिनमें AGM के काफ़ी वेरिएंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये BVR की एक कैपेबिलिटी है जिसमें वो लैक करते हैं। और अगेन क्या उनकी प्रायोरिटीज़ FA-50 के साथ होंगी या फिर एक प्रॉपर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट KF-21 जो कि उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो का बाइस होगा, क्या वो अपने रिसोर्सेज को FA-50 में इन्वेस्ट करेंगे? ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। JF-17 की एक और खूबी ये भी है कि इसका मिसाइल पैकेज एक हकीकी मल्टी रोल फाइटर जेट का दर्जा देता है। आने वाले सालों में PL-15, PL-10E और कई मुख्तलिफ किस्म के पॉड्स के साथ जो है इसकी इंटीग्रेशन एक नंबर ऑफ ऑप्शंस किसी भी मुल्क को दे सकती हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ऑपरेट कर सके, जो कि FA-50 के केस में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। लास्टली प्राइस और सिस्टम, और इसमें FA-50 को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है स्पेशली सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर या सिस्टम मैच्योरिटी के अंदर, लेकिन प्राइस के हवाले से JF-17 खरीदने में तीसरा फैक्टर जो है वो प्ले कर सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये आर्गूमेंट दिया था कि नाइजीरिया और म्यांमार की तरह जिनको शायद कॉस्ट टू क्वालिटी रेशो में JF-17 से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं मिल सकती थी, लेकिन प्राइस का फैक्टर चाहे कोई भी मुल्क हो, उनकी अपनी स्केलिंग के हिसाब से एक बहुत ही अहम मायने ज़रूर रखता है। मलेशिया ऑफ कोर्स एक बेहतर इकॉनमी है, लेकिन कम कॉस्ट की वजह से जितने ज़्यादा यूनिट्स खरीदे जा सकेंगे उतना ही बेहतर है, स्पेशली जब आपका इंटरेस्ट या आपका मुल्क का स्ट्रक्चर जो है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नहीं है। मलेशिया के फाइटर जेट जो है अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, लेकिन उनकी ग्रोथ का स्ट्रक्चर जो है वो अपनी हिफाजत के थ्रू नहीं होता, बल्कि ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के जरिए वो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो डिफेंस एक सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे काम करता है और फिर वो मेक श्योर करते हैं कि पिछले सिस्टम से कंपैटिबल हों, और यहाँ पे जो है सिस्टम फेमिलियरिटी बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। सेम इंजन इस्तेमाल करते हैं जो कि FA-50 गोल्डन ईगल की जानिब से इस्तेमाल किए जाते हैं, F404 इंजन उनकी जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट में शायद इंजन सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग मार्वल शुमार किया जाता है, और इन दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना ही मलेशियन एयरफोर्स के लिए एक चैलेंज होगा, एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी पे चलता है और डिफेंस जो है उनकी सेकंड स्ट्रिंग है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। ऑल इन ऑल ये मलेशिया का LCA का टेंडर जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोनों JF-17 और FA-50 के लिए, और एक किस्म का इशारा है कि फ्यूचर में जो भी मुल्क अपने फाइटर जेट को जो कि पुराने हो चुके हैं, यानी मिराज हो गए, मिग्स हो गए, अर्ली सिखोइस हो गए, उनको रिप्लेस करने के लिए अगर कोई मुल्क अपनी ऑप्शन चूज करता है तो उनमें JF-17 थंडर और FA-50 गोल्डन ईगल जो है बहुत ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।